बस स्वर्ण संख्या ही बताए थे कि आगे कुछ बताए थे? हाँ, चलो अभी देखो, अब तक कोलाइडी विलयनों के बारे में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि कोलाइड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पहले हमने ये पढ़ लिया। फिर कोलाइड के प्रकार पढ़े, कोलाइड बनाने की विधि पढ़े, कोलाइड का शोधन पढ़ लिए, कोलाइड का स्कंदन पढ़ लिए और कोलाइड का रक्षण पढ़ लिए। हो गया। अब आता है कोलाइड का गुण। कोलाइड का गुण, इसी कोलाइड के गुण में हमको दो सबसे इंपॉर्टेंट, दो क्या कहें, तीन, एक ब्राउनिंग गति, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन, इनको पढ़ना है। और तीनों कोलाइडी विलयनों के अलग अलग गुण हैं, याद रखे रहना। तीनों कोलाइडी विलयनों के अलग अलग गुण हैं। तो पहले हम इन गुणों को पढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयन के गुणों को कितने खंडों में बांटा गया है। तो शुरू करो, लिखो हेडिंग। अब हेडिंग, कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के गुण। हो गया, देखो कोलाइडी विलयन के गुणों को निम्न भागों में बांटा गया है। कोलाइडी विलयन के गुणों को निम्न भागों में बांटा गया है। कोलाइडी विलयन के गुणों को निम्न भागों में बांटा गया है। हो गया। तो अब देखो, पहला भाग इसका क्या है, भौतिक गुण, जिससे लगभग परिचित हो, इसका आकार क्या है, किस अवस्था में घोलते हैं। दूसरा अणुसंख्य गुण, ये क्या है, पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। क्या है अणुसंख्य गुण? ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन में किसकी संख्या पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कौन कौन से थे? कुछ था? विलयन चैप्टर में तो यही पढ़े थे हम लोग। विलयन चैप्टर में जब सांद्रता का प्रकार छोड़ दिया जाए तो सांद्रता के बाद हमने पूरा का पूरा चैप्टर में खाली अणुसंख्य गुणधर्म ही पढ़ा था। और हमने कहा इस चैप्टर से यही चारों इंपॉर्टेंट दिए, यही तो बता दिए चार है। एक का तो नाम बता दो। वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब पढ़े थे। ये सारे के सारे अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या बदलने के साथ इनका मान क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। समझ गए, ये ध्यान देना। उसके बाद तीसरा नंबर आता है गतिक गुण। गतिक गुण, गतिक गुण का मतलब ये गति के कारण होगा। किसकी गति के कारण? क्योंकि कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हो तो कोलाइडी विलयन, माध्यम के कण तो हमेशा गतिशील होते हैं। माध्यम माने तो तुमने जल जो लिया था विलयन को बनाने के लिए, जल के कण तो हमने देखा था कि जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में आकृति निश्चित नहीं होती है ना। द्रव अवस्था में आकृति निश्चित नहीं होती है तथा उसके जो कण होते हैं एक निश्चित स्थान के भीतर गति कर सकते हैं। पढ़े हो द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव के जो कण होते हैं एक निश्चित स्थान के भीतर सदैव गतिशील रहते हैं
अब मान लो पानी हमने इतना भरा तो पानी के अणु इतने ऊपर थोड़ी ना गतिशील होंगे। निश्चित स्थान बोला गया मतलब इतना पानी भरा इतने के अंदर ही वो गतिशील होंगे। और जब हम गैस की चर्चा करते हैं तो हम वहां बोलते हैं उपलब्ध स्थान में हर जगह गति करने की क्षमता रखते हैं या गुण रखते हैं। समझ गए? तो द्रव और गैस में अंतर है। क्या अंतर है? जो द्रव के अणु है एक निश्चित सीमा के भीतर गति करेंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, अर्थात उनपे कुछ न कुछ आकर्षण बल एक दूसरे का लगा होता है। तभी तो इसकी चर्चा भी हो चुकी है कि अगर पानी का एक भाग आगे जा रहा है तो बाकी सारे भाग उसके पीछे पीछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये कूद के भाग जाएगा बाकी यहीं रहेंगे। ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। जबकि गैस में क्या होता है, जिसकी मर्जी जहां जाए किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे होगा, गतिक गुण। अब माध्यम के कण तो सदैव गतिशील थे। तुमने कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इसमें क्या घोल दिया? क्या घोले हो? कोलाइडी कण घोले हो। दिखाई दे रहा है? तो अब जब ये कोलाइडी कण घुल गए तो पहली बात तो ये चलना नहीं चाहते, आलसी होते हैं। समझ गए? क्योंकि इनके बीच ससंजन बल प्रभावी होता है, ये चलना नहीं चाहते। आवेश के कारण ये अभी दूर दूर हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर आवेश का अधिशोषण हुआ है। अभी 2 जगह पे हम इसको पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि जो जल के कण चल रहे हैं लगातार, जल के कण तो लगातार चल रहे हैं ना, वो जल के कण इनको टक्कर मारते हैं। अब जल का कण जब जाके इससे टकराएगा तब ये भागेगा ना यहाँ से, तब तक कोई दूसरा आके मार देगा, उसको मार देगा, तो ये चलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है हमको कि कोलाइडी कण चल रहे हैं। तो हमको गति गुण में इसी का अध्ययन करना है। उसके बाद नंबर 4 आता है प्रकाशिक गुण। माने तो इस कोलाइडी विलयन पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रकीर्णन होता है कि नहीं होता है, उसको देखना है हमें। उसके बाद नंबर 5 विद्युत गुण। ये विद्युत गुण क्यों आया जी इसमें? विद्युत गुण क्यों आया? क्योंकि इसमें कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होता है, धनावेश या ऋण आवेश होता है ना। और जब आवेश होते हैं तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर इनमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो इनमें विद्युत गुण भी होगा। ये 5 भाग हो गए इनके। भौतिक गुण जो इनकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या गुण जो विलयन में इनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि अणुओं की संख्या बदली तो उनका मान भी बदल जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन में कि बेंजीन में इतना ग्राम विलय मिलाने पर उसके हिमांक में इतने की कमी होती है। अगर मान लो हिमांक की कमी एग्जैक्ट यथार्थ होती तब हम क्यों कहते कि इतने ग्राम विलय मिलाने पर? नाम दिया गया ना इतना ग्राम विलय मिलाने पर। इसका मतलब अगर विलय की मात्रा बदल रहे हैं तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि अधिक हो जाएगी या हिमांक में होने वाली कमी अधिक हो जाएगी। समझ गए? ये याद रखे रहना। तो ये सारे के सारे अणुओं के गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। इन चारों को याद रखना। 4 में से 2 पे तुम्हारा सवाल तो फिक्स है, इसको हमने वही बता दिए। अब यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है कि पता चला फिर सोचो कि यहाँ पे भी पढ़ना है, या नहीं पढ़ना है। बस हम यही लिखेंगे कोलाइडी विलयनों के वे गुण जो इनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जैसे परासरण दाब, उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। हो गया? इनका नाम लिख देंगे। बाकी तुम जानते हो इसका अध्ययन पीछे कर चुके हो। विस्तार से जिसका अध्ययन करना है गतिक गुण, प्रकाशिक गुण और विद्युत गुण का, क्योंकि इनमें 3 हेडिंग आएंगी। गतिक गुण में ब्राउनी गति आएगा, प्रकाशिक गुण में टिंडल प्रभाव आएगा और विद्युत गुण में वैद्युत कण संचलन आएगा। ये तीनों में से 2 फिक्स से पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में। अब यहाँ से जो टिप्पणी अभी 2-2 नंबर की आएगी, 2-2 नंबर की टिप्पणी 200 पूछी जाती है। तो 2 टिप्पणी अगर पूछी गई तो ये 3 हो गया इधर और एक 4 उधर। तुम्हारा हार्डी-सूजे का नियम मैक्सिमम मान के चलो इन 4 में से दोनों टिप्पणियां तुमको मिल जाती। अगर हाँ कभी कभी घुमा दिया तब आगे क्या करता उधर, जब हम कार्बनिक रसायन में पहुंचेंगे तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे एल्डोल संघनन, कीटोल संघनन, उसके बाद तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट की कुछ अभिक्रियाएं उधर से बना लेता है। लेकिन मुख्य रूप से मान के चलो इन 4 में से तुमको 2 टॉपिक मिल जाएंगे। इसीलिए इन 4 को फिक्स है, याद रखो, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़े तो उसके बाद रखे, तब हम नहीं जानते। नोट करो इसको, 5 नाम नोट करो, तब शुरू करते हैं बारी बारी से।
चलो अभी अब पहली हेडिंग लिखो, भौतिक गुण। भौतिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण में पहला नंबर लिखो। पहला नंबर, कोलाइडी कण विसमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी कण विसमांगी प्रकृति के होते हैं। अब ये तुम्हारा देखो भौतिक गुण है, क्योंकि ये पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित है। किसी पदार्थ का समांगी या विसमांगी विलयन बनना उसकी भौतिक अवस्था से संबंधित होता है, रासायनिक अवस्था से संबंधित नहीं होता, याद रखते रहना, समझ गए। क्योंकि इसमें केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, या तो ठोस पदार्थ गल के द्रव अवस्था में आ जाएगा, या तो द्रव चला जाएगा गैस अवस्था में। इस कैसे भी किसी भी अवस्था में जा सकते हैं, केवल अवस्था परिवर्तन होता है, इनका सूत्र परिवर्तन नहीं होता है। कभी तुमने देखा कि जब चीनी का शरबत बनाते हो तो उसमें अपने आप स्टार्च बन जाता है, ऐसा कभी हुआ है? चीनी अपने आप कभी उसमें ग्लूकोज बन गई, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, ये याद रखते रहना। वहां पे केवल वो घुलता है। चीनी की ठोस अवस्था किस अवस्था में चली जाती है? द्रव अवस्था में चली जाती है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। हो जाएगा ना। तो यहाँ पे केवल अवस्था परिवर्तन हुआ, अर्थात भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है। इसलिए जो समांगी या विसमांगी प्रकृति है किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में जाती है। अगर तुम उसका समांगी विसमांगी बताते हो तो उसके रासायनिक गुण में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? भौतिक गुण में। रासायनिक गुण में वही जाएगा जहां पर उसका सूत्र परिवर्तन हो रहा हो। जब तक पदार्थ का सूत्र परिवर्तन नहीं होगा तब तक सारे के सारे गुण भौतिक गुण में ही रहेंगे। ठीक है, तो लिखो आगे। हो गया, क्या लिखे? यह विसमांगी प्रकृति का होता है, अर्थात कोलाइडी विलयनों की प्रावस्था कम से कम 2 होती है। पढ़ चुके हैं इसको हम लोग पीछे। प्रावस्था क्या है? कोलाइडी विलयनों की प्रावस्था कम से कम 2 होती है। हो गया। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, कोलाइडी कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। कितना? 200 नैनोमीटर। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। के बीच होता है। हो गया, आगे लिखो। तीसरा पॉइंट, कोलाइडी कणों पर आवेश अधिशोषण के कारण, कोलाइडी कणों पर आवेश अधिशोषण के कारण कोलाइडी कणों पर आवेश अधिशोषण के कारण कोलाइडी कणों पर आवेश अधिशोषण के कारण। हो गया। इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्व माने यहाँ गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये चर्मपत्र झिल्ली से, ये चर्मपत्र झिल्ली से
हो गया। धीरे धीरे विसरित होते हैं, धीरे धीरे विसरित होते हैं। हो गया ना? चलो इनको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, दूसरी हेडिंग लिखो अब, अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण तो लिखो, कोलाइडी विलयनों के वे भौतिक गुण, कोलाइडी विलयनों के वे भौतिक गुण, कोलाइडी विलयनों के वे भौतिक गुण जो हो गया। कोलाइडी विलयन में उपस्थित, जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोलाइडी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोलाइडी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हो गया। अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। जैसे जैसे परासरण दाब, जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, पीछे सब विलयन चैप्टर में विस्तार से पढ़े हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, हो गया जी। तो लिखो आप, तीसरी हेडिंग लिखो अब। तीसरी हेडिंग क्या है? गतिक गुण। गतिक गुण हो गया। अब लिखो गतिक गुण, इसके अंदर हेडिंग लिखना ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउनी गति हो गया ना। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अब देखो हुआ क्या था, इसका नाम ब्राउनी गति पड़ा क्यों? एक वनस्पति विज्ञानी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये थे तो वनस्पति विज्ञानी, तो इनका कोलाइडी कण से कौन सा संबंध हो गया? वास्तव में इनका कोलाइडी विलयन से कोई संबंध भी नहीं था।
इन्होंने तो किस पे किया था, वनस्पतियों पर अध्ययन किया था, अपना रिसर्च किया था। तो हुआ क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया क्या कि जो जल की सतह होती है, जल की सतह पर पराग कण जो होते हैं टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। ठीक है, जल की सतह पर पराग कण पुष्पों में पाया जाता है ना, तो वो जो पराग कण होते हैं टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। तो उस समय बस हो गया इनका काम, बस यही बता दिए थे, हो गया। उसके बाद जब अति सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तब वैज्ञानिक है जिग्मॉन्डी, इन्होंने कोलाइडी विलयन में प्रयोग करने के लिए अति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, और जब उसमें देखना शुरू किए तो उन्हें लगा कि कोई परछाई है जो इस तरह से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रही है। कोलाइडी कण तो नहीं दिखते हैं, याद रखते रहना, कोलाइडी कण नहीं दिखते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने में लगता है कि यह मिश्रण समांगी मिश्रण है, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो उनको कोलाइडी कण नहीं दिखा, बस क्या दिखा, ये कुछ परछाई है, क्योंकि परछाई जब किसी पर प्रकाश डालते हो तो किसी वस्तु की परछाई सदैव उस वस्तु से बड़ी ही बनती है जब पास से प्रकाश डालोगे, बनेगा ना। वैसे ही क्या हुआ कि उन्हें कुछ परछाई दिखी और जैसे लगा कि वो परछाई टेढ़े मेढ़े पथ पर चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कोलाइडी कण ही है जो टेढ़े मेढ़े पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन में परछाई नहीं बनती। ठीक है, वास्तविक विलयन में कणों की परछाई नहीं बन सकती, और उसमें हमने मिलाया क्या था, कोलाइडी कण ही मिलाया था ना, तो फिक्स है कि वो कण किसके रहे होंगे, कोलाइडी कण के ही रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार जल की सतह पर पराग कण टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण भी टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। अब क्योंकि इस टेढ़ी मेढ़ी गति को पहले किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसीलिए उनके सम्मान में इन्होंने कह दिया कि हम इसका नाम क्या रखेंगे, ब्राउनी गति रखेंगे। हो गया, तो ये चीज हो गया। अब हमको इसी ब्राउनी गति की परिभाषा पढ़नी है और ब्राउनी गति की व्याख्या पढ़नी है कि ये टेढ़े मेढ़े पथ पर गति क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो हमने बता ही दिया पहले कि माध्यम के कण इनको टक्कर मारते हैं, इधर से टक्कर मारा बेचारा उधर गया, तब तक उधर कोई ठोक दिया, इधर गया, हो गया ना, तो इधर उधर चलना शुरू कर देता है, वही टेढ़े मेढ़े पथ पर हमको गति दिखती है। पहले ब्राउनी गति पढ़ते हैं, फिर व्याख्या पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, तब आगे चलते हैं। जल के कणों पर नहीं, जल के कणों पर आवेश कहाँ रहे, नहीं, शुद्ध जल में धारा नहीं बहती है, याद रखे रहना। अशुद्ध जल में कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, कभी चेक मत करने लगना, क्योंकि कभी भी जल को तुम पूर्णतया अशुद्ध नहीं कर सकते हो। जल में कौन घुले होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, और लवण क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोड लगाने पर विद्युत धारा का, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, अर्धशेल। कोई धातु की छड़ उस धातु के विलयन में जब डूबी हुई रखी जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो धातु क्या है, धातु क्या है, धातु वह है जिनमें धन विद्युतीय गुण पाया जाता है। धन विद्युतीय गुण क्या है, किसी पदार्थ के धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धन विद्युतीय गुण कहलाती है। धनायन क्या है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, उसका धनावेश बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म कण है जो किसी परमाणु का मूल कण होता है और सभी परमाणुओं में पाया जाता है। मूल कण क्या होते हैं, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं और परमाणु के अंदर तथा बाहर दोनों जगह स्थायी होते हैं। समझ गए ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 12 से लेके पूरा 11 तक का अध्ययन हम लोग कर लिए, इतने में ही शुरू कर। कहाँ तक पहुंच गए हो,
ब्राउनी गति। हाँ, तो हेडिंग लिख लो ब्राउनी गति। इसके अंदर लिखो अंग्रेज वनस्पति शास्त्री, अंग्रेज वनस्पति शास्त्री अभी जानते हो जब ऐसे सिविल का इंटरव्यू होता है तो सिविल के इंटरव्यू में एग्जामिनर ऐसे ही पूछना शुरू करता है तुमसे। अगर तुम चाहते हो कि एग्जामिनर तुम्हारा वाइवा ज्यादा देर तक ले तो अपने आंसर में एक ऐसी बात फंसा दो कि उसको लग जाए कि हाँ इस पे सवाल बनता है। समझ गए? अब जैसे हमने इसमें बताया, देखो हर जगह से एक नए शब्द निकलते गए ना, तो वैसे ही तुमको वहां पे आंसर बताना होता है। जितना देर तक तुम उसको रोक के रख रहे हो वही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अगर तुमने उसको ऐसा फंसा दिया कि वो तुमसे लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे तक सवाल करता रह गया तो समझ लो तुम्हारा एग्जाम फिक्स है, क्लियर है एकदम, कोई परेशानी, तुम पास हो, एकदम जाओ आराम से। लेकिन अगर तुमने ऐसे सवाल बताए जिसमें कोई नया सवाल निकलता ही नहीं है तो वो टाइमिंग दिखाने के लिए 25 से 30 मिनट तक तुमसे इधर उधर का सवाल पूछेगा, फिर छोड़ देगा। तो कभी भी जब भी एग्जामिनर को आंसर दो तो उसमें एक चीज फंसाने की कोशिश किया करो कि अगर तुमने उसमें फंसा दिया मामला तो बस वहीं से आगे वो पूछना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा मत फंसा देना तुमको ना आता हो, फंसाओ ऐसा कि जो तुमको आ रहा हो। इसीलिए जो चीजों का अध्ययन करो, बड़ी परीक्षाओं में यही होता है कि अगर तुमको चीजों का अध्ययन करना है तो उनका गहन अध्ययन करना है, खाली ऊपरी अध्ययन से काम नहीं चलेगा। केवल सतह का अध्ययन नहीं करना है, समुद्र के अंदर का भी अध्ययन करना पड़ता है। समझ गए? तो याद रखे रहना, अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो अभी से चीजों को गहन अध्ययन करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से आदत बनाए रहोगे तो आगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आदत में नहीं है तो बाद में फिर वही रटा रटाया सोचोगे। हम लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग को ये दिखाया जाता है कि अगर आपको सिविल पढ़ना है तो आप इंटर क्यों साइंस साइड से कर रहे हो, फिर भी देखोगे टॉपर्स हमेशा बीटेक वाले ही निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? जाके ऐसा थोड़ी ना कि सिविल में बीटेक वाला सिलेबस होता है, नहीं होता है, होता यही है इतिहास भूगोल है। फिर भी वो टॉप क्यों करते हैं? क्योंकि जब लगातार हम लोग साइंस पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमारी प्रकृति खोजी प्रकृति हो जाती है, क्योंकि हर चीजों को हम अलग अलग तरीके से हल करना प्रारंभ करते हैं कि नहीं करते? अलग टेक्निक्स लगाई जाती हैं, अलग दिमाग लगाया जाता है। किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं तो उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। साइंस में पहुंचते कि नहीं पहुंचते? अब न्यूटन ने बता दिया गति का नियम, तो बस गति का नियम बताए नहीं थे, उसको पूरा प्रूफ भी किए थे। तुमने प्रूफ भी देखा होगा उसका, ठीक है ना? तो उसको पूरा प्रूफ भी किए थे कि हमको कोई इसमें गलत सिद्ध ना कर सके। तो उसको गहन अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वैसा ही चीज जैसे ही वो सिविल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में भी निकालना शुरू कर देते हैं कि जब चीजों को शुरू करते हैं तो गहन अध्ययन करते करते एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि जब गहन अध्ययन करेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहेंगे तो उस एक पेज के चक्कर में उनको 10 पेज पढ़ना होगा नहीं पढ़ना होगा। इस तरह से उनकी तैयारी धीरे धीरे पूर्ण होती जाती है और वो जल्दी कवर कर लेते हैं। समझ गए? तो याद रखे रहना, ये जो तुम स्ट्रीम पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए खराब नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को विकसित कर रहा है। अभी से तुम अगर इतिहास भूगोल पढ़ना शुरू कर दिए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, बस उनको रटोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग इतना विकसित नहीं है तुम गहन अध्ययन कर पाओ। तुम केवल रटने पे जोर दोगे, किस प्रकार से हम चीजों को रट के हल कर लें। तो कभी भी रटने पे जोर मत दो, चीजों को समझा करो। जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में होगी नहीं। जब तक रटे रहोगे 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में रहेगा, फिर भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। याद रखते रहना, क्योंकि भूलने की प्रक्रिया 24 घंटे के बाद शुरू हो जाती है। ये हमारा दिमाग है, थोड़ी ना कंप्यूटर का चिप है उसको रखे रहो, वो भी भर जाता है। 32 GB लगाए, 64 GB लगाए, भर गया तो आगे काम नहीं करता है। तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? तुम्हारा दिमाग इस CCTV कैमरे में लगे चिप की तरह है। यह है तो 32 GB, लेकिन रोज चलता है। ये तो नहीं बताता है कि हमारी मेमोरी फुल हो गई है। कैपेसिटी है उसकी 32 GB ही कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें 32 GB चिप डाले इसमें, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीजें इरेज होती जाती हैं। मतलब अगर हमने आज ही 32 GB टोटल इसमें रिकॉर्ड कर दिया तो कल क्या होगा, कल जो रिकॉर्ड होगा आज का 32 GB डिलीट होने के बाद अगला रिकॉर्ड होगा। वही हमारे दिमाग के साथ है। जब हम चीजों को इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला निकलता जाता है, फिर पीछे वाले को रिमाइंड करने की जरूरत होती है। थोड़ी ना कल जाके फिर रिकॉर्ड कर लेगा, ये आगे करता जाता है। तुम पीछे जा सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो। इसलिए चीजों को रिवीजन करना सीखो, चीजों को समझना सीखो। अगर समझ लिए तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। वो 2-3 बार समझ लिए वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएंगी। ठीक है?
ये ध्यान में रखना। इसीलिए चीजों का हमेशा गहन अध्ययन करो। कभी भी तुम ऊपर से अध्ययन करने की कोशिश मत करो कि ऐसे रट लें, इसको इस तरह से रट लिया जाए, काम हो जाएगा। अगर रटोगे तो कभी नहीं समझोगे। अभी देखो, बस हमने यहाँ से एक सवाल से समझो 12 से लेकर 11 तक की पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिए हम लोग। इसमें जानते हो 6 से 7 पार्ट का अध्ययन किए हम लोग। इतना तुम लोग को आंसर अभी बताएं। अगर वो 7 पार्ट का तुमने अध्ययन नहीं किया होगा तो कैसे इसका आंसर जानोगे? जानोगे क्या? नहीं जानोगे। अगर इनका आंसर जानना, कहने को तो हमने केवल 10 मिनट में, 2 मैक्सिमम क्या 3 से 4 मिनट लगा होगा, उतने में हमने 7 पाठ अध्ययन किया। अगर तुम अपने हिसाब से उसको समझ के अध्ययन करना चाहते हो तो 7 पाठ अध्ययन करने में तुमको कम से कम 7 दिन लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? और उस 7 दिन में तुमने 7 पाठ को कवर कर लिया है केवल ये 3 मिनट के आंसर को समझने के लिए। जब चीजों को तुम गहन अध्ययन करोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि पढ़ाई होती क्या है। जब तक ऊपरी सतह पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला है। याद रखे रहना, यूपीएससी जो है केवल तुम्हारा माइंड गेम है। तुम्हारा माइंड चेक करती है कि तुम्हारा माइंड सेटअप कैसा है। अगर तुम माइंड सेटअप सही कर लिए तो बाकी तुम्हारा काम खत्म है। यूपीएससी क्या, तुम आगे कोई भी टेक्निकल लाइन में ही जाओगे वो भी तुम्हारा माइंड सेटअप देखते हैं। सवाल यही होगा, लेकिन उसको इस तरह से घुमा के पूछेगा कि अगर तुम केवल ऊपरी अध्ययन किए हो तो फंस जाओगे। तुम्हें उसका गहन अध्ययन करना होगा, तब उसके अंदर की चीजों की जानकारी होगी तुम्हें, उसके बाद तब तुम उसको हल कर पाओगे। तो अगर तुम आगे कहीं भी लाइन में जाना चाहते हो, जाहिर सी बात है कोई न सभी लोग अपना गोल निर्धारित किए हो, या तो टेक्निकल लाइन या तो सिविल लाइन। 2 ही लाइन हमेशा लोग चूज करते हैं, या तो तीसरा लाइन घर वाली लाइन, भोजन वोजन बनाएंगे पीएमए करने के बाद, वो तो सबके लिए कॉमन चीज है। तो अब तुम्हारा जो भी गोल है उसको निर्धारित करो और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करो और चीजों का गहन अध्ययन करो। उसके लिए तुम्हें टाइम देना होगा। अब हमने कहा 7 दिन में 7 चैप्टर पढ़ लोगे, क्या 1-1 घंटा पढ़ने का मतलब पढ़ लोगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। उससे तुम्हें अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम बढ़ाओगे तो तुम्हारा टाइम आएगा नहीं, तुम्हारा टाइम हमेशा रहेगा। तब नहीं कहना पड़ेगा अपना टाइम आएगा। समझ गए? आगे बढ़ो, लिखो। अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों में देखा कि जल की सतह पर परागकण तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। उनका भी कारण वही होता है जो कोलाइडी विलयन में होता है। वही माध्यम के कण उनसे टकराते हैं, उसके बाद उनको गतिशील कर देते हैं। यानी कि टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं या करते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अति सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात। अति सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात जिग्मॉन्डी ने ये इस तरह से लिखना है, जिग्मॉन्डी आधा का रहेगा। जिग्मॉन्डी ने हो गया, यह पाया कि कोलाइडी विलयनों में भी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रतिबिंब
परिक्षिप्तावस्था के कणों के प्रतिबिंब हो गया। भी पराग कणों की भांति, पराग कणों की भांति तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। तेजी से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। हो गया ना। अतः काली पेन से लिख लेना। अतः कोलाइडी कणों की इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही रॉबर्ट ब्राउन के सम्मान में हो गया ब्राउनी गति नाम दिया गया। ब्राउनी गति नाम दिया गया। हो गया ना। तो ब्राउनी गति नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम इस टेढ़ी मेढ़ी गति का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने परागकण के लिए किया और इसके लिए जिग्मोंडी ने किया था, परंतु सम्मान देने के लिए नाम दे दिया। नहीं तो आज हम लोग जिग्मोंडी गति पढ़ते हैं। आगे कल होगा। हेडिंग लिख लेना, ब्राउनी गति की व्याख्या। कल संभवतः समाप्त हो जाएगा ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव दोनों, क्योंकि टिंडल प्रभाव में भी मान के चलो लिखवाने को तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन पहले उसको समझाना होगा, टाइम लगेगा उसमें भी।